नाइट कैंपिंग, घने जंगलों के बीच तारों के नीचे अपने दोस्तों के साथ टेंट लगाकर बैठना, आग जलाना और पुरानी यादें ताज़ा करना। पहली नज़र में यह बहुत ही रोमांचक लगता है, लेकिन पहाड़ों के घने जंगलों का एक दूसरा पहलू भी है। रात के 12 बजे के बाद जब जंगल की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि चेहरे की त्वचा सुन्न होने लगे, तब वो जंगल एक खुली जेल जैसा लगने लगता है। पहाड़ों में कुछ ऐसे प्राचीन और प्रतिबंधित वन क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय लोग देवभूमि की सीमा कहते हैं। वहाँ एक अनकहा नियम है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहरी इंसान वहाँ टेंट नहीं गाड़ेगा। मान्यता है कि उन पुराने देवदार के पेड़ों की जड़ों के नीचे कुछ ऐसी पैशाचिक और प्राचीन वजूद दफन हैं जिन्हें इंसानों की मौज मस्ती और उनकी ऊर्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहानी किसी भूतिया छलावे की नहीं है, यह बीती है गौरव, नितिन और उनके एक दोस्त समीर की। साल 2025 की सर्दियों में ये तीनों दोस्त उत्तराखंड के चक्रता के पास स्थित कनासार के जंगलों में नाइट कैंपिंग के लिए गए हुए थे। समीर हमेशा ही एक बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव का लड़का था, लेकिन उस रात उस सुनसान जंगल के बीच एक छोटी सी अनजानी भूल के कारण समीर के भीतर जो बदलाव शुरू हुआ, वो उसके बाद गौरव और नितिन को उस टेंट के भीतर जो खौफनाक कदम उठाना पड़ा, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। अपने हेडफोन्स कस लीजिए, कमरे की लाइट्स पूरी तरह बंद कर दीजिए और सीधे चलिए कानसार के उस बर्फीले सुनसान जंगल की। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। गौरव, नितिन और समीर ने जंगल के एक छोटे से साफ हिस्से में अपनी गाड़ी खड़ी की और वहां अपना कैंपिंग टेंट लगा लिया। चारों तरफ सैकड़ों फीट ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े हुए थे, जिनकी परछाइयां उस अंधेरे में किसी विशालकाय दानों जैसी लग रही थी। इंसानी आबादी वहां से पूरे 20 किलोमीटर दूर थी। तीनों दोस्त ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके बीच में एक बड़ा कैंप फायर जलाया। आग की लपटें मध्यम रोशनी बिखेर रही थी, जिससे उनके चेहरे पर काली परछाइयां बन रही और बिगड़ रही थी। तभी समीर कैंप फायर के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल के थोड़े गहरे हिस्से की तरफ चला जाता है। लगभग 5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ खाली थे। नितिन ने देखा कि समीर का चेहरा बहुत ही सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता दिख रही थी, एकदम खाली हो गई हो। नितिन ने पूछा, क्या हुआ समीर, लकड़ियां नहीं मिली क्या? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल चुपचाप आकर कैंप फायर के बिल्कुल पास जमीन पर बैठ जाता है। गौरव ने ध्यान दिया कि समीर का दाहिना पैर लगातार कांप रहा था और उसके जूतों के नीचे एक अजीब सी लाल गीली मिट्टी लगी हुई थी, जो उस सूखे जंगल की तो लगी नहीं रही थी। समीर ने केवल एक बार जंगल के उस घने अंधेरे की तरफ मुड़कर देखा और बहुत ही धीमी और कर्कश आवाज में कहता है कि हमें यहाँ टेंट नहीं लगाना चाहिए था। यहाँ जमीन के नीचे कोई सो रहा है। रात के ठीक 1 बज चुके थे। अचानक जंगल के भीतर की हवा पूरी तरह से थम गई थी। झिंगुरों का बजना बंद हो गया था। एक ऐसा बहरा कर देने वाला सन्नाटा पसर गया था जो कानों में सीटी की तरह चुभने लगा था। तभी हवा का एक बहुत ही ठंडा बर्फीला झोंका आता है। जो आग धधक रही थी वो एक झटके में पूरी तरह बुझ जाती है। कोयले से मध्यम लाल धुआं निकलने लगता है। पूरे कैंप में घोर अंधेरा छा गया था। गौरव ने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। उसने देखा कि समीर टेंट की दहलीज पर ही बैठा था, लेकिन उसकी मुद्रा अब बदल चुकी थी। वो अपने दोनों घुटनों को छाती से सटाकर बैठा हुआ था। अपने नाखूनों से सूखी जमीन की मिट्टी को बहुत बेरहमी से खुरच रहा था। उसके नाखूनों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। नितिन उसके पास जाता है और कंधे पर हाथ रखता है, बोलता है, समीर अंदर चलो, बहुत ठंड हो रही है। जैसे ही नितिन की उंगलियों ने समीर के कंधे को छुआ, नितिन को लगा कि जैसे उसने साक्षात बर्फ की किसी सिल्ली को छू लिया हो।
समीर ने झटके से अपना सिर उठाया। मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी सब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो गौरव और नितिन के कलेजे हलक में आ गए। समीर की आंखों की पुतलियां पूरी तरह फैल चुकी थी। उसके चेहरे की नसें नीली पड़कर बाहर उभर रही थी। गौरव और नितिन डर जाते हैं। वो डर कर पीछे हटकर टेंट में अंदर चले जाते हैं। समीर भी धीरे धीरे रेंगते हुए टेंट के अंदर आ रहा था। टेंट के भीतर सिर्फ एक छोटी सी बैटरी वाली लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में समीर का चेहरा एकदम पीला हो गया था। समीर टेंट के कोने में बैठ जाता है। उसकी सांसें बहुत भारी और तेज हो चुकी थी। सांस अंदर, सांस बाहर, लेकिन हर सांस के साथ उसके मुंह से सड़े हुए पत्तों और पुराने जमे हुए खारे पानी की बदबू आ रही थी। नितिन ने कांपते हुए कहा, गौरव, कबीर की तबीयत बहुत खराब है। हमें अभी गाड़ी निकालनी होगी और इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। जैसे ही नितिन ने गाड़ी की चाबी उठाई, समीर के होठों पर एक बहुत ही चौड़ी और खौफनाक मुस्कान आती है। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो समीर की नहीं थी। वह एक साथ दो आवाजों का मिश्रण था। एक बहुत ही बूढ़े आदमी की सूखी आवाज और एक किसी हिंसक जानवर की खुरखुराती हुई। उस आवाज की फ्रीक्वेंसी इतनी भारी थी कि टेंट का पूरा कपड़ा हिलने लगता है। वो बोलता है, गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका है मनुपुत्र। इस कनासार के जंगल में जो एक बार हमारी सीमा के भीतर आ जाता है, उसकी आत्मा को हम इसी मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं। उसी पल समीर ने अपनी दाई बांह को इतनी ताकत से हवा में लहराया कि सामने वाली रखी लोहे की केतली दूर पत्थरों पर जाकर गिरती है। उसकी शारीरिक ताकत एक आम इंसान से कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। टेंट की जिप अपने आप धीरे धीरे नीचे गिरने लगी थी, मानो बाहर खड़ा कोई अदृश्य हाथ उसे खोल रहा हो। बाहर घने देवदार के जंगल में सैकड़ों सूखी लकड़ियां के टूटने की आवाज एक साथ आ रही थी। टेंट के भीतर समीर अब पूरी तरह से अपना होश खो चुका था। अपने शरीर को बहुत ही अजीब कोड़ों पर मोड़ रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी से हड्डियों की चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह देखकर गौरव और नितिन तो टेंट के दूसरे कोने पर दुबक कर बैठ गए थे। वो समझ चुके थे कि यह कोई बीमारी नहीं है। समीर जब लकड़ियां लेने गया था तो उसने अनजाने में जंगल के उस हिस्से में पैर रख दिया था जहां पुराने समय में अघोरियों ने किसी अतृप्त पैशाचिक शक्ति को कीलन करके दबाया था। समीर का कमजोर मानसिक दायरा उस शक्ति के लिए माध्यम बन गया था। समीर ने अचानक नितिन का गला दबोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां किसी चील के पंजों की तरह सख्त हो चुकी थी। नितिन का दम घुटने लगता है, उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। गौरव ने अपनी लाठी से समीर के हाथों पर वार किया, लेकिन समीर को कोई असर नहीं होता। उसने गौरव को एक ही झटके में टेंट की दीवार की तरफ फेंक दिया। गौरव जमीन पर गिरा। उसके सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन उस गंभीर परिस्थिति में उसका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसे कुछ याद आता है कि उसके दादाजी ने, जो उत्तरकाशी के एक पुराने मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि कोई भी पैशाचिक शक्ति जब किसी इंसान शरीर पर कब्जा करती है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, जिसको मूलाधार बोलते हैं, उससे जुड़ जाती है। उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए केवल शारीरिक ताकत काम नहीं आएगी, तुम्हें उस शक्ति के मानसिक वजूद को हिलाना होगा। गौरव के पास उसके बैग में एक पवित्र चीज रखी हुई थी। जब वो इस ट्रिप पर निकल रहा था तो उसकी माँ ने उसे केदारनाथ धाम का अत्यंत पवित्र भस्म और महाकाल का स्पर्श कराया हुआ एक लोहे का कड़ा दिया था। गौरव ने हाफते हुए अपना बैग खोला। उसने वो पवित्र भस्म निकाली और अपने साथी नितिन से चिल्लाकर कहा, नितिन, समीर को पीछे से पूरी ताकत से पकड़ो, चाहे जो हो जाए इसे हिलने मत देना। नितिन ने मौत के डर को परे हटाकर अपनी पूरी ताकत लगाई और समीर को पीछे से जकड़ लिया। समीर पागलों की तरह छटपटा रहा था। उसके मुंह से खूनी लाल टपक रही थी। वो किसी जंगली भेड़िए की तरह चीख रहा था। गौरव सीधे समीर के सामने आ जाता है।
उसने उस पवित्र भस्म को अपने हाथ में लिया और सीधे समीर के माथे पर उसकी दोनों आंखों के बीच में जोर से रगड़ दिया। उसी पल उसने वो महाकाल का लोहे का कड़ा समीर की दाहिनी कलाई पर कसकर बांध दिया। गौरव ने अपनी आंखों को बंद किया और पूरे वजूद की ताकत लगाकर महामृत्युंजय मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र की पंक्तियों का जोर जोर से पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही पवित्र शब्द और महाकाल का नाम उस छोटे से टेंट के भीतर गूंजा, समीर के शरीर में एक भयंकर रीढ़ की हड्डी कपा देने वाली झटका लगता है। उसके भीतर बैठी वो पैशाचिक शक्ति तड़प उठती। समीर का पूरा शरीर हवा में 2 फीट ऊपर उठ जाता है, जबकि नितिन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। समीर के मुंह से एक ऐसी अलौकिक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख निकली जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो आवाज चीखते हुए कह रही थी कि तुम महाकाल के इस कीलंग को यहां से नहीं ले जा सकते, यह शरीर मेरा है। लेकिन गौरव ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसने अपनी बची हुई आखिरी भस्म समीर के मुंह के भीतर डाल दी और चिल्लाया, हर हर महादेव। उसी पल समीर के मुंह से काले रंग का एक गाढ़ा धुआं बाहर निकलता और टेंट की खुली जिप के रास्ते बाहर जंगल के घने अंधेरे में विलीन हो जाता है। समीर का शरीर एक झटके में शांत हो जाता है और वो बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ता है। सुबह के ठीक वही तकरीबन 4:30 बज चुके थे और कनासार के पहाड़ों के बीच से भोर की पहली ठंडी किरण बाहर आ रही थी। गौरव और नितिन उस सुबह बेसुध समीर को कार की पिछली सीट पर लिटाकर सीधे देहरादून के अस्पताल भागते हैं। समीर की जान तो बच गई दोस्तों, लेकिन उस रात की भयानक स्मृति उसके दिमाग पर हमेशा के लिए गहरा निशान छोड़कर गई। वो आज भी रात के समय किसी घने जंगल या अंधेरे रास्ते पर जाने से कांप उठता है। कानासार के वो घने देवदार के जंगल आज भी वैसे ही शांत और खूबसूरत खड़े हैं। सैलानी आज भी वहां जाते हैं। वहां के पुराने पहाड़ी लोग आज भी रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के भीतर कदम रखने की जरूरत नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि जहां से प्रकृति का साम्राज्य शुरू होता है, वहां इंसानी घमंड और मर्यादाओं की सीमा खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर कनासार के इस नाइट कैंपिंग के खौफनाक दास्तान ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, तो अमित डार्क टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और भाव से हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए